Hello dear students, today we are going to start a very new topic and very important topic of your syllabus of chapter 13th probability. And the topic name is Law of Total Probability. अभी तक जो आपने अर्लियर वीडियोस में जो टॉपिक्स देखे थे दैट वाज रिलेटेड टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और ये भी उसी से ही आगे एक टॉपिक है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या है, इसको हम एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को, फिर उसके बारे में आगे समझेंगे। इसमें सपोज देयर आर टू बैग्स, one of them contain 6 red and 5 blue balls. Second contains 5 red and 6 blue balls. One of the bag is selected at random and a ball is drawn. What is the probability that ball drawn is रेड इन कलर? जो बॉल हमने ड्रॉ की है वो रेड कलर की है, इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब इसमें देखो कि हमारे पास कितने बैग हैं, 2 बैग हैं, और 2 बैग में एक बैग में 6 रेड और 5 ब्लू बॉल्स हैं और दूसरे में 5 रेड एंड 6 ब्लू बॉल्स हैं। फर्स्ट में 6 रेड 5 ब्लू और दूसरे में 5 रेड एंड 6 ब्लू। अब उसने कहा है कि वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, दोनों में से कोई भी एक बैग उठा लिया गया और उस बैग में से हमने एक बॉल निकाली, वो रेड कलर की होगी, उस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर ये सिंपल क्वेश्चन हो, अगर हमें ये कहा गया हो कि फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकाली गई है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 6/11, या फिर सेकंड बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/11। लेकिन उसने बैग ही नहीं बताया कि कौन से बैग में से निकालनी है, उसने तो कहा है कि ओवरऑल बताओ कि रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमें यह भी नहीं पता कि बैग कौन सा लेना है, तो हम लिखेंगे लेट E1 एंड E2 आर द इवेंट्स ऑफ सिलेक्टिंग बैग फर्स्ट एंड सेकंड। कि सबसे पहले तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी यहीं से शुरू हो जाती है कि बैग कौन सा सिलेक्ट करना है। ठीक है, मान लो 2 बैग है तो दोनों में से कोई भी एक बैग उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले बैग को उठाने की प्रोबेबिलिटी, 2 में से एक को उठाने की 1/2, और दूसरे की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? 1/2। अगर 3 बैग होते तो यही प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है हमारे पास? 1/3, 1/3, 1/3। अब उसके बाद में से बैग सिलेक्ट हो गया, बैग सिलेक्ट करने के बाद उसमें से हमने निकालना क्या है? रेड बॉल को निकालना है। तो हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग। भी जो सिलेक्टेड बैग है उसमें से रेड बॉल निकालने के इवेंट को हमने ए मान लिया। अगर पहला बैग हमने चूज़ किया है तो पहले बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? 6/11। तो हमारे पास उसको हम डिनोट कैसे करेंगे? PA/E1
दैट इज 6/11। ये हम क्यों करेंगे ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। और इसको लिखेंगे PA/E2। दूसरे बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास 5/11। अब इसमें क्या है बेटा, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, हम इसको PAE1 क्यों लिख रहे हैं? इसका ओब्लिक का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज़ ओकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब रेड बॉल और E1 मतलब फर्स्ट बैग, मतलब फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 6/11। इसी तरह से हम डिनोट करते थे और इसको बोलते भी यही थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज़ ओकर्ड। E1 हो चुका हो जब E1 हमने किया, E1 मतलब फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया। सेम यही PAE2, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन E2 इज सिलेक्टेड। E2 मतलब सेकंड बैग जो हमने सिलेक्ट किया गया। तो हमने ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेड बॉल तो इस तरफ से भी निकली है और रेड बॉल इस वे से भी निकली है। तो ओवरऑल जो हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि हमने निकालनी तो ए की प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल की, दैट विल बी PA। इसका फॉर्मूला क्या होगा, PAE1 प्लस PAE2। अब ये देखो रेड बॉल कैसे निकलेगी, या तो ये बैग सिलेक्ट हो, ठीक है, और इस बैग में से ये रेड बॉल निकाल ली जाए, या फिर ये बैग सिलेक्ट हो फिर ये रेड बॉल निकाल ली जाए। अब इस बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 6/11, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। फिर ये बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/11, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। अब ओवरऑल जो रेड बॉल निकली है वो या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से, तो हमने उनका क्या कर दिया, सम कर दिया। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, हर एक इवेंट के अलग अलग उस तरीके से भी, चाहे ये इवेंट हो जाए चाहे ये इवेंट हो जाए, उस तरफ से जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल ए की जो प्रोबेबिलिटी है उसका फॉर्मूला ये है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ ये वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आएगा 1/2। आप कैलकुलेट करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या आ जाएगी हमारे पास, जब हमने इन दोनों में से कोई एक बैग सिलेक्ट किया है तो उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/2। अब इसको थोड़ा सा और, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और चेंज करते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, देर आर 2 bags, one of them contains 6 red and 5 blue balls, second contains 5 red and 6 blue balls। एक में हमारे पास 6 रेड और 5 ब्लू बॉल्स हैं, दूसरे में हमारे पास 5 रेड एंड 6 ब्लू बॉल्स हैं। अब मैं ये लाइन नहीं लिख रहा हूँ कि वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, नहीं। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट बैग a ball is transferred to second bag। फर्स्ट बैग में से एक बॉल को ट्रांसफ़र कर दिया गया है सेकंड बैग में से। नाउ ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग then or find the probability that ball drawn is red in color, कि जो बॉल ड्रॉ की गई है वो कौन से कलर की है, रेड कलर की है। अब क्वेश्चन घुमा दिया गया, 6 रेड 5 ब्लू बॉल्स, 5 रेड 6 ब्लू बॉल्स, बैग वही है हमारे पास, लेकिन अब उसने बैग सिलेक्ट नहीं किया है, भी एक बैग सिलेक्ट कर लिया और उसमें से हमने रेड बॉल निकाल ली 6/11 5/11, नहीं। अब उसने क्वेश्चन घुमा दिया कि एक बॉल इधर ट्रांसफ़र कर दी गई है, 1 बॉल इज ट्रांसफर टू सेकंड बैग,
और अब यहाँ से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है, कैसे कंडीशन लग रही है कि अगर इधर रेड बॉल ट्रांसफ़र हुई तो इस बैग में रेड बॉल कितनी होगी 6 और ब्लू बॉल्स कितनी होगी 6। तो अब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से कितनी हो जाएगी 6/12, क्योंकि पहले वो कितनी है 5/11 है, लेकिन जब रेड बॉल ही ट्रांसफ़र हुई तो वो क्या हो जाएगी 6/12। लेकिन अगर इधर ब्लू बॉल ट्रांसफ़र हुई तो रेड कितनी रहेंगी 5 और ब्लू कितनी हो जाएंगी 7। तो अब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/12। अब वो 6/12 होगी या 5/12 होगी, वो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉल कौन सी ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है, पहले रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी किस बात पे डिपेंड कर रही थी कि बैग कौन सिलेक्ट हुआ है, ये बैग सिलेक्ट हुआ है या ये बैग सिलेक्ट हुआ है। अब किस पे डिपेंड कर रही है कि बॉल कौन सी ट्रांसफ़र हुई है। तो हम जो स्टार्टिंग में इसको लिखेंगे, लेट E1 एंड E2 आर द इवेंट्स ऑफ ट्रांसफरिंग रेड और ब्लू बॉल फ्रॉम बैग फर्स्ट टू सेकंड। क्योंकि अब हमारे पास वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि बैग सिलेक्ट करना है, बैग तो सिलेक्ट किया हुआ है, पहले बैग में से ही ये कंफर्म है कि हमने बॉल ट्रांसफ़र करनी है सेकंड बैग पे। नाउ अब वो बॉल पहले में से रेड बॉल इधर ट्रांसफ़र हो, मतलब पहले में से हमें रेड बॉल निकालनी पड़ेगी। पहले में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है 6/11। यहाँ तो रेड बॉल ट्रांसफ़र हुई है या फिर ब्लू बॉल ट्रांसफ़र हुई है। ब्लू बॉल ट्रांसफ़र करने की मतलब पहले में से ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/11। मतलब रेड बॉल इधर ट्रांसफ़र होगी, उसके भी चांसेस हमें काउंट करने पड़ेंगे 6/11। ब्लू बॉल इधर ट्रांसफ़र होगी, उसके भी हमें चांसेस काउंट करने पड़ेंगे, दैट विल बी 5/11। ओके, नाउ अब हमने ट्रांसफ़र करके करना क्या है, सेकंड बैग में से हमने रेड बॉल निकालनी है। तो लेट ए इज़ द इवेंट ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। ये लाइनें लिखनी बहुत ज़रूरी हैं बेटा, इनके बिना आपका क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, नंबर नहीं मिलेंगे आपको बिल्कुल भी, जब तक ये लिखोगे नहीं कि हमने किसको क्या माना है और क्या हम आगे इसको करने जा रहे हैं। तो अब सेकंड बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, पहले PAE1, इसका मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन E1 हैज़ ओकर्ड। E1 मतलब E1 हमने क्या माना है रेड बॉल इधर ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो रेड बॉल ट्रांसफ़र होगी तो इधर रेड कितनी होगी 6, टोटल 12। तो रेड बॉल ट्रांसफ़र करने की प्रोबेबिलिटी 6/12। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने निकालनी रेड बॉल की ही प्रोबेबिलिटी है, लेकिन E2 इवेंट क्या है ब्लू बॉल ट्रांसफ़र हुई है। तो ब्लू बॉल ट्रांसफ़र करते ब्लू बॉल 7 होगी, रेड बॉल 5 होगी, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 5/12। ठीक है, अब ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी तो रेड बॉल थी, अब रेड बॉल इस तरफ से भी निकली है और रेड बॉल इस तरफ से भी निकली है। इस तरफ से रेड बॉल निकली है कि पहले रेड बॉल ट्रांसफ़र हुई और बाद में रेड बॉल निकाली, यहाँ इधर पहले ब्लू बॉल ट्रांसफ़र हुई फिर भी रेड बॉल निकाली। तो ओवरऑल हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा PE1 PAE1 PE2 PAE2। अगर सपोज करो 3 इवेंट होते हैं हमारे पास, 3 इवेंट, तो 3 इवेंट के साथ हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा PE1 PAE1 PE2 PAE2 PE3 PAE3। इसी तरह से n नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट्स के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा। दिस इज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। आपकी जो एलिमेंट्स की जो बुक है उसके अंदर जो 5th एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, दैट इज़ रिलेटेड टू दिस लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। आपकी NCERT बुक के अंदर भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, वो आपने करने हैं अच्छे से। सेम इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर। तो हम एक आधा क्वेश्चन उसमें से भी कर लेते हैं, कुछ इतने ज़्यादा टिपिकल नहीं, सीधा सिंपल ही क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक और बात आपको बतानी है
कि आपका जो सिलेबस है प्रोबेबिलिटी का वो थोड़ा रिड्यूस हो गया है। जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 4th और 5th एक्सरसाइज 13.4 और 13.5 वो एक्सक्लूड कर दी गई है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सक्लूड नहीं है, वो इंक्लूड ही है इसमें। उसमें है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल और एक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से साथ में ही है। एक और एग्जांपल करते हैं हम इसी टॉपिक से रिलेटेड, दैट इन ए बोल्ट फैक्ट्री machines A, B and C manufactures 25%, 35% and 40% of the total bolts. इतने बोल्ट्स प्रोड्यूस करती है फैक्ट्री, अलग अलग 3 मशीनें हैं उसमें। ऑफ देयर आउटपुट, जो भी वो बनाते हैं उसमें से 5, 4 and 2% आर डिफेक्टिव bolts. A bolt is drawn at random from the product what is the probability that bolt drawn is defective? भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फैक्ट्री है, उसके अंदर 3 मशीन है ए, बी एंड सी, और वो इतने इतने % बोल्ट बनाती हैं। ठीक है, टोटल 100% में से ए 25%, ये 35 और ये 40%। जो मशीन ए है वो कितने % डिफेक्टिव बोल्ट बनाती है? 5, दूसरी 4 और तीसरी 2%। एक बोल्ट ड्रॉ किया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव होगा? तो हम लिखेंगे लेट E1, E2 and E3 are the events of bolts produced by machine A, B and C respectively। ठीक है, तो मशीन ए ने बनाया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 25%, मशीन बी ने बनाया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 35%, और मशीन सी ने बनाया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 40%। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है? डिफेक्टिव बोल्ट की। तो लेट ए इज द इवेंट दैट सिलेक्टेड बोल्ट इज डिफेक्टिव। तो PAE1 इसका मतलब क्या है? डिफेक्टिव बोल्ट किसने प्रोड्यूस किया हो? मशीन ए ने, तो उसके चांसेस क्या हैं? 5%। PAE2 क्या होगा? 4%। PAE3 क्या होगा? 2%। तो ओवरऑल PA की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? PE1, PAE1, PE2, PAE2, PE3, PAE3। तो ये है हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला जिससे हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोगों ने आज प्रोबेबिलिटी की 5th एक्सरसाइज करनी है, उसके एग्जाम्पल करने हैं एलिमेंट्स में से और क्वेश्चंस करने हैं।
अगर कोई डाउट्स हो तो फिर वो मेरे से डिस्कस करने हैं। जो इससे वेरी नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो वेरी नेक्स्ट टॉपिक है बेस थ्योरम, दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू दिस। उनमें सभी में हमें यहाँ तक काम करना ही करना है जहाँ तक आज हमने काम किया। बस इससे एक आगे स्टेप हमने करना पड़ेगा और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा लास्ट में। अदरवाइज सारा काम हमारा सेम है बेस थ्योरम में। वो मैं आज इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाओगे दोनों टॉपिक्स में। तो आज सबने ये क्वेश्चंस करने हैं, ये एक्सरसाइज करनी है। कुछ डाउट्स हो तो वो मेरे से डिस्कस करने हैं। थैंक यू।